ये कहानी है एक कत्ल की जिसका शीर्षक है वो रात। पहला भाग सुनने के बाद अब सुनिए भाग 2। नकाब हटाते ही सब भौचक्के रह गए थे। वो कोई और नहीं, बिल्डिंग का प्रेस वाला टिंकू था। मैं पहले से ही जानता था टिंकू कि तुम हो, डॉक्टर दुबे बोल रहे थे। कम से कम दीवार पर लिखने के लिए अपनी प्रेस की राख का इस्तेमाल तो ना करते। डॉक्टर दुबे की होशियारी देखकर अब सबको और भी तसल्ली हो गई थी कि ये केस सही डिटेक्टिव के पास आया है। साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, टिंकू अब गिड़गिड़ाने लगा था। मैं तो बस पैसे के लिए ही ये सब कर रहा था। मुझे तो फ़ोन आता था कि कब क्या करना है और उसके बदले में खूब सारे मुझे पैसे मिल जाते थे। प्रेस वाला टिंकू रोते रोते बोल रहा था। कौन देता था पैसा? पता नहीं साहब, मैंने तो बस आवाज़ ही सुनी है, वो भी अजीब सी मशीन जैसी, और पैसे तो मुझे मेरी दुकान के पास रखे मिल जाते थे। डॉक्टर दुबे समझ गए थे कि आवाज़ बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था। और तुमसे क्या काम कहा था? साहब, मुझे बोला था कि अशोक साहब के घर से उनकी अलमारी से लाल बैग लाना था। एक दिन तो मैं घुस गया था, पर उनकी अलमारी की चाबी सही फिट ही नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने फिर से कोशिश करके बैग उठाकर लाया। प्रेस वाले टिंकू ने जवाब दिया। बैग कहाँ है? डॉक्टर दुबे ने कड़क आवाज़ में पूछा, तो उसने बिल्डिंग में ही बनी हुई अपनी दुकान पे जाकर छुपा हुआ लाल बैग निकाल कर दे दिया। डॉक्टर दुबे ने हवलदार को इशारा किया और वो टिंकू को पकड़कर ले गए। अब डॉक्टर दुबे ने बैग खोला और उसके अंदर देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। आशीष, क्या तुम जानते हो कि अशोक की पत्नी सीमा कहाँ रहती है, और क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? आशीष भी इस पचड़े में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहता था, तो उसने अपने हाथ पर लगी चोट का बहाना बना दिया, पर डॉक्टर दुबे समझ गए और वो अकेले ही पता लेकर चल दिए। दूसरे दिन सुबह सुबह आशीष ने अपनी बालकनी का दरवाज़ा खोला तो देखा डॉक्टर दुबे नीचे ही खड़े हैं। अरे, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। देखो, मुझे पता है कि तुम इन सब में नहीं पड़ना चाहते, पर किसी को तो आगे आकर मदद करनी पड़ेगी। और हाँ, यहाँ तो कोई एक कप चाय भी नहीं पूछता, तो क्या कहते हो, करोगे मदद और पिलाओगे एक कप चाय? आशीष ने कुछ सोचकर सर हिला दिया और डॉक्टर दुबे को ऊपर चाय पीने बुला लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर दुबे ने सबको नीचे इकट्ठा किया। देखिए, आप सब लोग बहुत परेशान हैं और डरे हुए हैं कि कातिल अब किसी और को चोट न पहुंचाए, पर आप घबराइए नहीं। आज शाम को ही पता चल जाएगा कि कातिल कौन है, और इसके लिए ठीक शाम के 5 बजे मैं यहाँ आप सबके सामने उसे पेश करूँगा। और आप सब लोग शाम को नीचे आ जाइएगा और कोई अब से शाम तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। और हाँ आशीष, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, कहकर डॉक्टर दुबे वहाँ से चले गए और अब सबको शाम का इंतज़ार था। शाम के 5 बज चुके थे। सब लोग नीचे इंतज़ार कर रहे थे। दरवाजे के बाहर मीडिया का भी जमावड़ा लग चुका था, क्योंकि इस केस से आज पर्दा उठने वाला था। अभी सब लोग कयास लगा ही रहे थे कि कौन हो सकता है कि डॉक्टर दुबे की जीप अपार्टमेंट के अंदर आकर रुकी और उसमें से उतरे डॉक्टर दुबे। उतरते ही उन्होंने सिगार जलाया और सबको एक नज़र से देखा और आगे की तरफ बढ़ गए। इतने में ही पीछे से दाखिल हुई अशोक की पत्नी सीमा। अब उसको देखकर सब चौंक गए। वो सीधी चुपचाप आकर सबसे आगे आकर बैठ गई। यहाँ मेरे सामने वो लोग हैं जिनमें से कोई एक खूनी है, डॉक्टर दुबे ने उठकर बोला, और बोलते ही लोगों की आपस में क्यास लगाना शुरू हो गया। टिंकू लिबादा पहनकर प्रेस वाला होने का फ़ायदा उठाते हुए अशोक के घर के अंदर दाखिल हुआ, और हो सकता है कि अशोक ने उसे देख लिया हो और उसने डर कर अशोक का खून कर दिया हो। दूसरी बात, जो लाल बैग टिंकू ने चुराया था उसमें थे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज। एक थी अशोक और उनकी पत्नी सीमा के डाइवोर्स की ओरिजिनल कॉपी, और दूसरी अशोक की वसीयत, जो कहती है कि उसकी सारी जायदाद पर सीमा का हक उस समय ख़त्म हो जाएगा अगर वो उसे डाइवोर्स दे देती है। अब क्योंकि डाइवोर्स कोर्ट में पेश नहीं हुआ था और सिर्फ अशोक ने कागजात दस्तखत करके अपने पास रख लिए थे, तो क्यों सीमा जी, तो ऐसा तो नहीं कि आपने उन कागजों के पेश होने से पहले ही टिंकू के हाथ अशोक को मरवा दिया और अब सारी जायदाद आपकी? सुनकर अब सब सीमा की तरफ देखने लगे, पर डॉक्टर दुबे आगे बोल रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अशोक को अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मार दिया हो। क्यों कामले साहब, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? कामले, जो सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
लेकिन डॉक्टर दुबे आगे बोल रहे थे, और ऐसा भी हो सकता है कि पुष्पा, तुमने अशोक को अपनी पोल खुलने से पहले ही सुला दिया। पुष्पा सिर्फ रोए जा रही थी। रोने से कुछ नहीं होगा, जो किया है वो भरना पड़ेगा। तो इन चारों में से कातिल कौन है? कहकर डॉक्टर दुबे ने सीमा को देखा तो वहाँ पर मौजूद हवलदार उसे पकड़ने के लिए आगे आए। पर डॉक्टर दुबे ने बोला, पर कातिल इन चारों में से कोई नहीं है, वो आपके पीछे बैठा है। अब सबकी नज़र एकदम से पीछे की ओर घूम गई और एक शख्स भीड़ में से निकलकर भागा, पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। वो अब सबके सामने लाया गया और वो कोई और नहीं बल्कि आशीष था। सब लोग उसे देखकर चौंक गए। अब डॉक्टर दुबे की बारी थी बोलने की। आशीष और अशोक एक ही ऑफिस में थे और इन लोगों ने 2 साल पहले एक बहुत बड़ा गबन किया था। नौकरी से तो दोनों निकाल दिए गए, पर पैसे इन लोगों ने छुपा रखे थे। जब अशोक की नीयत खराब हुई तो आशीष ने पूरा माल हड़प जाने के लिए अशोक का खून कर दिया। शक टिंकू और अशोक की बीवी सीमा पर जाए, इसके लिए आशीष ने टिंकू को पैसे देकर अशोक के घर से लाल बैग चोरी करवाया और फिर टिंकू को ही पकड़वा दिया, जिससे शक उसकी बीवी सीमा पर आ गया। अब क्योंकि आशीष और अशोक पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो आशीष को अशोक की सब चीज़ मालूम रहती थी और लाल बैग के बारे में भी मालूम था। और एक दिन मौका पाकर आशीष अशोक के घर गया और उसके पीछे की बालकनी का लॉक चुपके से खुला छोड़ दिया। और क्योंकि दोनों फ्लैट आसपास हैं, दोनों की बालकनी सटी हुई है, तो आशीष रात को अपनी बालकनी से अशोक की पहले से ही खुली हुई बालकनी में घुस गया और उसका कत्ल करके वापस वैसे ही आ गया। मुझे शक तो उस समय ही हो गया था जब आशीष ने साया देखा और कभी कैमरे तक चेक नहीं करवाए। दूसरा, शुरू से ही सटी हुई बालकनी देखकर मुझे और भी शक हुआ। फिर जब मैंने अशोक के नाखून से किसी शख्स की नुची हुई खाल बरामद करी, जो मेरे ख्याल से अपने आप को बचाने में अशोक ने नोचा होगा, वो टेस्ट करने के लिए मैंने उसे लैब भेजा। और आशीष पर शक मेरा सबसे ऊपर था, पर मुझे सबूत चाहिए था, इसलिए मैं आशीष के यहाँ चाय पीने पहुँचा, जहाँ से मुझे 2 चीज़ें मिली। पहली, मैंने उसके कप से उसकी लार का नमूना ले लिया, और दूसरी, उसके यहाँ और अशोक के यहाँ एक ही ऑफिस की तरह की ट्रॉफी मिली। तो मैंने उस ऑफिस में पता किया तो कहानी सामने आ गई। अब मुझे दोनों चीज़ समझ में आ गई थी कि खून किसने किया और क्यों किया। बस बाकी जो हुआ वो आप सब लोगों के सामने है। वो टिंकू को फ़ोन कौन करता था, किसी ने पूछा। वो कॉल भी आशीष ही करता था ताकि शक सीमा पर आ जाए। और आज जब मेरे पास उनके रिकॉर्ड आ गए और उनकी जांच कराई तो पता चला कि पास के ही पीसीओ से वो कॉल किए गए हैं और सामने का कैमरा आशीष की नज़र से बच गया। और उसमें और भी पक्का हो गया कि इन सब के पीछे कौन था। सब डॉक्टर दुबे की सूझबूझ का लोहा मान चुके थे और अब सब साफ हो गया था और आशीष को पुलिस पकड़कर ले गई थी। पुष्पा और टिंकू को भी सजा हुई पर चोरी की। कामले ने कसम ली कि सबसे प्यार से रहेगा। रात के 10 बज चुके थे। डॉक्टर दुबे सिगार जलाकर अपनी जीप में बैठे और अपने अगले केस को सॉल्व करने निकल पड़े।